जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। और बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कैपेसिटर का रीजन लेक्चर 2। लेक्चर 2 के अंदर हम जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पे बर्नर बैटरी से शुरू करेंगे, हीट लॉस वगैरह उन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको जैसे ही कोई टॉपिक आपके पास में आ रहा है तो आपको उससे पहले पॉज करके खुद सब बातें लिखनी है। आपको सोचना है कि इस टॉपिक के बारे में क्या क्या जानते हैं, और आपको लगता है यार ये वाला पॉइंट में दिक्कत है तो आप रुक के आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, या फिर लेक्चर नोट्स में अगर कहीं लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ हमें समझ में ही नहीं है ढंग से, तो आपको देखनी चाहिए। तो ये हम नीट के लिए बना रहे हैं स्पेसिफिकली, और इसमें थोड़ा लेवल थोड़ा सा अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, कुछ जेई के पॉइंट्स भी टॉपिक्स भी कवर करने की इसमें कोशिश करेंगे। तो ये बच्चों अपने इसको शुरू करते हैं। बच्चों अभी हम बात करते हैं आपके पास में वर्गल बाय बैटरी क्या एक्सप्रेशन आता है। ये सिमिलर एक्सप्रेशन है वर्गल बाय बैटरी वाला जो आपने करंट एक्सिटी में देखा था। करंट एक्सिटी में अगर आपको याद हो तो ऐसा एक्सप्रेशन था VIT, पर कैपेसिटर चैप्टर में करंट की वैल्यू नहीं है। कैपेसिटर चैप्टर में किसकी वैल्यू है आपके पास में? चार्ज की। तो आप इसे क्या लिखेंगे? दैट इज Q मल्टीप्लाई डेल्टा V। ये आ गया वर्गल बाय बैटरी का एक्सप्रेशन। तो डेल्टा V तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बैटरी का, Q जो उससे चार्ज फ्लो होगा, ये कहलाता है वर्गल बाय बैटरी। सेकंड टर्म की हम बात करते हैं, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या एक्सप्रेशन आता है आपके पास? ये एनर्जी दैट इज हाफ CV², या फिर आप लिख सकते हैं इसको Q²/2C। पर ध्यान रखिएगा, अगर आप हाफ CV² लगा रहे हैं तो ये जो V है आपके पास में, V क्या है? V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। अक्रॉस कैपेसिटर, क्लियर? ऐसा नहीं कि बैटरी का पोटेंशियल नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर है। और बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, जैसे ऐसा सेटअप है आपके पास में। अब सब में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर है अब बैटरी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसकी जो टोटल एनर्जी होगी U टोटल अगर आप देखें तो आप कर देंगे हाफ C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V²। पूरे का आप C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई V² करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर आपके पास में कितना है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्यों? तो आपके पास में चार्ज आ जाए कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा। अब होता क्या है, जैसे सर्किट में ऐसा नहीं होता कि बैटरी जितना वर्क कर रही है सारा का सारा वर्क कैपेसिटर में स्टोर हो जाए। ऐसा नहीं होता कि बैटरी जितना वर्क कर रही है सारा का सारा वर्क कैपेसिटर में स्टोर हो जाए। ऐसा एक्सप्रेशन दैट इज वर्क बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल, जैसे चेंज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट लॉस। हीट लॉस भी आपके पास में होता है। हीट लॉस होता क्यों है? क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैपेसिटर आपके पास में है, यहाँ पे ऐसे एक बैटरी है और यहाँ पे ऐसे एक स्विच है। जैसे ही आप इस स्विच को बंद करेंगे, स्विच को बंद करते ही जैसे आप स्विच को बंद करेंगे, स्विच को बंद करने के साथ ही कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। चार्ज बहुत तेजी से फ्लो करता है, और चार्ज जब बहुत तेजी से फ्लो करता है तो आपके पास में तो हीट लॉस होता ही होता है। अगर चार्ज धीरे धीरे फ्लो करे तो हीट लॉस नहीं दिखाई देगा, पर अगर सडन चार्ज फ्लो किया है बच्चों तो आपके पास में हीट लॉस होगा ही होगा, ये फाइनल बात है। तो ऐसा सिनेरियो आपके पास में रहेगा। अच्छा, अब अगर हम इसमें देखें तो जैसे हम स्विच को बंद करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हीट लॉस कितना आता है, वो पता भी है आपको। जैसे अगर आप इस स्विच को बंद करें, स्विच को बंद करते क्या होगा, इस पर चार्ज आ जाएगा, कुछ क्या चार्ज आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे प्लस CV आ जाएगा, यहाँ पे माइनस CV आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? हाफ CV। ये एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटी में, सॉरी दिस इज एनर्जी स्टोर हाफ CV²। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आप देखें वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है? Q मल्टीप्लाई डेल्टा V। चार्ज कितना फ्लो कराया? CV चार्ज फ्लो करवाया बैटरी ने, CV चार्ज फ्लो कराया। पोटेंशियल डिफरेंस भी था कितना है? CV² वर्क डन बाय बैटरी आ गया। फिर आप बोलते हैं वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस हीट लॉस। तो हीट लॉस की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? CV²/2। तो ये वाली टर्म आपके पास हीट लॉस है। तो हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ हीट लॉस रहेगा, और हीट लॉस निकालने का तरीका यही है। सबसे सही तरीका क्या है? आप सबसे पहले वर्क डन बाय बैटरी देख लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। U इनिशियल निकाल लीजिए कितना है, U फाइनल निकाल लीजिए कितना है, फिर आप लगा दीजिए वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस हीट लॉस। कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और कैसे सर्किट हमने बनाए थे? ऐसे सर्किट भी थे जिसमें कुछ स्विच वगैरह था, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वो सर्किट। इस तरीके का सवाल भी आपके सामने आ सकता है कभी, उसमें आपको ऐसे दिखा रहे हैं 2 कैपेसिटर हैं, ऊपर एक स्विच है। तो इनिशियली अब इसने क्या बोला कि फाइंड हीट लॉस थ्रू सर्किट आफ्टर क्लोजिंग स्विच। अगर हम इस स्विच को बंद कर देते हैं, स्विच को बंद करने के बाद में हीट लॉस कितना है ये हमसे पूछा गया। तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैंने वो स्टेप बाय स्टेप बताया कि हमें ये एक्सप्रेशन है वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस हीट लॉस।
तो हमें स्विच बंद करने की बाद की बात करनी है, मतलब पहले स्विच ओपन था फिर स्विच बंद था, इस इंटरवल की हमें बात करनी है। तो अगर स्विच ओपन था आपके पास में तो इस पे चार्ज आएगा 2 CV/3, इस पे भी आएगा +2 CV/3, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, अगर स्विच आपके पास में ओपन था। अगर हम स्विच को बंद कर देते हैं, स्विच को बंद करने पर सर्किट ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ये कैपेसिटर, यहाँ पे ये ऐसे बैटरी, और इसका तो कोई मतलब रहा ही नहीं, ये तो शॉर्ट हो गया आपके पास में, ये कैपेसिटर। अब इस पे चार्ज आ गया CV। तो अगर आप बात करेंगे चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी कितना आया, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी तो कितना है, वो CV चार्ज नहीं है बच्चों, वो CV चार्ज नहीं है। पहले इस पे 2 CV/3 था, अभी CV चला गया, तो स्विच को बंद करने के बाद में चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी आफ्टर क्लोजिंग स्विच, अगर आप देखें आफ्टर क्लोजिंग स्विच, तो वो कितना आएगा आपके पास से, पहले था 2 CV/3, अब बन गया CV/3, तो कितना है CV/3। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा आपके पास, CV²/3। ये एक्सप्रेशन आपके पास वर्क डन बाय बैटरी का, ठीक है। अच्छा ये आ गया आपके पास। अब हमें बात करना है चेंज इन पोटेंशियल। तो अगर आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो कितना आएगा, हाफ C इक्वल कितना था 2C/3 मल्टीप्लाई V², तो यहाँ पे आ गया दैट इज CV²/3, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये आ रहा है हाफ CV², ऐसा आ रहा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सही, आपने इनिशियल निकाली, फाइनल निकाली। अब आप अपना काम कर लीजिए। वर्क में बैटरी पता है, डेल्टा यू पता है, डेल्टा यू कितना आ रहा है आपके पास, डेल्टा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये कितना बन गया आपके पास, दैट इज CV²/6, CV²/6 वो बन गया ऐसा, ठीक है। और अगर ऐसा आपके पास में एक्सप्रेशन आ गया, डेल्टा यू आ गया, वर्क में बैटरी पता है, आप कह देंगे वर्क में बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। वर्क में बैटरी पता है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, डेल्टा यू पता है वो यहाँ पे लिख दीजिए, तो यहाँ से हीट लॉस आ जाएगा। तो इस वाले केस में जो हीट लॉस है वो वर्क में बैटरी का हाफ ही आया, मतलब मोस्टली केस में अगर आप देखेंगे जो डेल्टा यू आएगा वही हीट लॉस आता है आपके पास में मोस्टली केस में, पर सब में ये जरूरी नहीं है, आपको हमेशा बेसिक आपको जाना चाहिए, सोल्व करना चाहिए ताकि आप फंसे नहीं। अब मैं आपको वो वाले केस भी दिखा देता हूँ जहाँ पे आपके पास में जो डेल्टा यू है और हीट लॉस है वो बराबर नहीं आएगा, या फिर वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो हीट लॉस का डबल ऐसा नहीं होगा, वो केस दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास में कैपेसिटर पे कभी पहले से चार्ज है, कैपेसिटर पे पहले से चार्ज दिया हुआ है, आपको ऐसे बोल दिया यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे ऐसे एक कैपेसिटर, ठीक है। इसी कैपेसिटर कुछ C है, इसी कैपेसिटर कुछ 2C है, और इससे पहले से कुछ CV चार्ज था आपके पास में पहले से कुछ, ठीक है। और अब आप इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और बैटरी का पोटेंशियल है कुछ भी, इनिशियली वो कैपेसिटर चार्ज था, अब आपको बोला गया स्विच को बंद किया गया, बताइए हर एक कैपेसिटर फाइनल चार्ज कितना कितना आएगा, ये अपने आप में अच्छा सवाल है। अभी ये जो कैपेसिटर वो पहले से चार्ज है आपके पास में, तो इस वाले में प्लस CV है, इस पे माइनस CV होगा आपके पास में। इनिशियल चार्ज करके इस कैपेसिटर को लेके आए थे और ऐसे सेटअप में आपने लगा दिया। तो आपसे पूछ सकते हैं बताइए फाइनल चार्ज कितना कितना आएगा, तो इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे, ऐसे सवाल हमने किए थे नोट्स में। इसमें बच्चों क्या करना, आप बैटरी से कुछ Q चार्ज निकाल लेना, तो यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा Q, तो इस वाले पे कितना हो जाएगा, पहले था CV, अब कितना हो जाएगा Q प्लस CV। पॉजिटिव प्लेट का लिख दिया, नेगेटिव प्लेट का मत लिखिए, वो इसका जस्ट माइनस हो ही जाएगा अपने आप, बिकॉज हम एक पॉजिटिव नेगेटिव का इस वजह से लिखने से बचता हूँ मैं, बिकॉज मुझे Q/C लिखते वक्त चार्ज हमेशा पॉजिटिव प्लेट का चाहिए होता है, माइनस का लिखने में आदमी कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा ना। अब आप चल के लिख लीजिए, ये वाला पॉइंट का नाम कुछ A मान लीजिए, तो आप लिखेंगे VA माइनस Q/C माइनस Q प्लस CV डिवाइड बाई 2C प्लस V इज इक्वल टू VA। इस VA ने इस VA को मान दिया, VA माइनस Q/C माइनस Q प्लस CV डिवाइड बाई 2C, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। अभी थोड़ा सोल्व करके देखते हैं कितना रिजल्ट आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे बन गया आप -2Q माइनस Q माइनस CV डिवाइड बाई 2C इज इक्वल टू माइनस V। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, सही किया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, -3Q माइनस CV इज इक्वल टू -2CV। तो -3Q की वैल्यू बच्चों आपके पास है, इस -CV और Q की वैल्यू कितनी आएगी CV/3, तो आपको फाइनल चार्ज मिल गया। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, उसको उधर लेके चलेंगे, -3Q माइनस CV माइनस 2CV माइनस CV, ठीक है। Q इज इक्वल टू CV/3। अब आप फाइनल चार्ज बना दीजिए, तो आप बोलेंगे सर फाइनल चार्ज में कुछ ऐसा होगा, इस पे तो रहेगा Q/3 दैट इज CV/3, दिस इज CV/3, और ये कितना हो जाएगा CV प्लस CV/3, तो ये बन गया आपके पास 4CV/3, 4CV/3।
यहाँ पे पोटेंशियल आ गया। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फाइनल चार्ज बन गए। अब अगर आपसे पूछे बताओ हीट लॉस, तो वर्क डन में बैटरी देखिए कितना है। वर्क डन में बैटरी, तो बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो करवाया, CV/3 चार्ज फ्लो करवाया। तो वर्क डन बैटरी आ जाएगा CV/3, ये आएगा, V मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप हीट लॉस देखें तो इनिशियल एनर्जी देखिए, तो इनिशियल सिर्फ इसी कैपेसिटर पे चार्ज था और वो कितना था आपके पास में, CV था, दैट इज C²V² डिवाइड बाई 2C, और C की वैल्यू 2C, तो यहाँ पे 4C बन जाएगी, Q²/2C में। तो दिस विल बिकम CV²/4। फाइनल देखिए, फाइनल अगर आप देखें तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आप दोनों पे अलग अलग निकालना पड़ेगा ना। अगर इससे निकालना पड़ेगा तो ये दोनों सीरीज में नहीं है, आपको देख के लग रहा होगा ये दोनों सीरीज में है, पर एक्चुअली में सीरीज में है नहीं। अगर ये दोनों सीरीज में होते हैं आपके पास में, दोनों पे चार्ज सेम होता, दोनों पे चार्ज सेम नहीं है। अगर आपके पास में इनिशियली कैपेसिटर पहले से चार्ज है तो आप फाइनल चार्ज निकालिए, दोनों को सीरीज में मान सकते नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बिकॉज सीरीज में होने की डेफिनेशन ही है दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों पे सेम चार्ज नहीं है, देखिए आप समझ में आ गया। तो इसको बिल्कुल बेसिक सॉल्व करना है, तो फाइनल पोटेंशियल एज निकालेंगे, ऐसा नहीं दोनों का सीक्वेंस निकाल दिया इसको, नहीं गलत हो जाएगा। आपको बेसिक में जाना पड़ेगा, इस पे लिखा दैट इज Q² डिवाइड बाई 2C, प्लस इसमें लिखा दैट इज Q² डिवाइड बाई 2C, तो ये 4C बन जाएगा आपके पास। ये फाइनल आ गया। फिर आप यहाँ पे बढ़ना है बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस हीट लॉस करिए तो जवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात क्लियर है आपको। तो जब भी इस तरीके के सवाल आपके पास में रहें तब आप ऐसे ही अप्रोच करेंगे, इन दोनों सीरीज में नहीं मानेंगे बिकॉज दोनों पे चार्ज डिफरेंट है, ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये बात आप खतरा करके मेंशन कर दीजिए। इसके अलावा और क्या किस तरीके के मिसलेनियस सवाल आपको दिख सकते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसे आपको दो प्लेट्स बता देगा ना, ऐसे कि दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये वाली है आपके पास, एक और प्लेट यहाँ पे ऐसे ये वाली है, ठीक है, और बोलते हैं इस पर कुछ Q चार्ज है, इस पर कुछ 3Q चार्ज है, मान लीजिए कैपेसिटेंस कुछ C है, बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो अब इसे सबसे पहले आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आउटर में सरफेस पे यहाँ पे 2Q आएगा, यहाँ पे 2Q आएगा, तो यहाँ पे -Q आएगा, यहाँ पे +Q आएगा। आपको सिर्फ कौन से चार्ज को लेना है, अंदर चार्ज को लेना है, बिकॉज जो आप लिखते हैं ना Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई डेल्टा V, तो ये जो यहाँ पे Q रहता है वो इनर फेस वाला रहता है, इनर फेस, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसमें यही रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है आपके पास। तो कभी आपको कैपेसिटर में ऐसा हो कि एक प्लेट पे कुछ अलग चार्ज हो, दूसरे पे कुछ अलग हो, मोस्टली केस में क्या होता है, एक पे CV था, दूसरे -CV था, कई बार ऐसा नहीं हो, कुछ मिसलेनियस आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जैसे प्लेट्स पे करते आ रहे थे, आउटर मोस्ट सरफेस पे समीशन ऑफ Q/2 और इनर पे उसके अकॉर्डिंग आप निकाल देंगे। तो जो अंदर वाला चार्ज है वही चार्ज वो Q है जो हमें Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई डेल्टा V में यूज़ करना होता है। तो इस वाली बात है ध्यान रखिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसको सर्किट में डाल के दे दे कि 2 प्लेट सर्किट है बना दी और फिर बोल दी चार्ज, तो दिक्कत नहीं बात है, बस इनिशियल चार्ज यहाँ पे कितना है -Q, तो इस वाले प्लेट में -Q है, इसमें +Q, इसको भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सेम का सेम पड़ जाएगा, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी अच्छे लेवल का सवाल बनाना हो तो इस कंसेप्ट को वो यूज़ कर सकता है। तो अभी हम एक अच्छी चीज़ की बात करें जिसमें लोगों को दिक्कत रहती है, दैट इज नेम्ड एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी तो आपको ये दिखाया गया था वहाँ पे कि अगर मान लीजिए कैपेसिटर पे कुछ +Q चार्ज है, यहाँ पे ऐसे कुछ -Q चार्ज है आपके पास में ना, इसका कुछ एरिया A है, इसका भी कुछ एरिया, प्लेट का एरिया A है, तो ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट में कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है, तो वो फोर्स कितना आता है आपके पास, वो फोर्स याद है। तो हम बोलते हैं सर सिर्फ इस प्लेट की वजह से यहाँ पे जो EFI है दैट इज σ/2ε0, कितना है Q/2A ε0, ये आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई Q कर दीजिए आप, तो ये फोर्स आ गया आपके पास, F इज इक्वल टू Q² डिवाइड बाई 2A ε0। मेरी बात समझ में आ रही है। इस प्लेट की वजह से इस प्लेट फोर्स निकाल सकते हैं, तो इस प्लेट की वजह से जो EFI है दोनों की वजह से मिला के नेट आता है σ/ε0। तो इस प्लेट की वजह से इस पे फोर्स देखना है, तो इस प्लेट की वजह से जो EFI आएगा दैट इज σ/2ε0, तो सिग्मा लिखा Q/A डिवाइड बाई 2ε0, तो मल्टीप्लाई Q किया तो आपको इस पे फोर्स मिल जाएगा। अच्छा, फिर अगर हम आगे बात करें तो ये फोर्स मिल गया। अब मैंने ये बताया था कि अगर मान लीजिए हम फोर्स लगा के इस प्लेट को थोड़ी इसके बीच का सेपरेशन बढ़ा दें, पहले सेपरेशन कुछ D था, अब सेपरेशन कुछ 2D कर दें, तो आपके पास में एनर्जी बढ़ जाती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हम इसका सेपरेशन D से 2D कर दें, सेपरेशन पहले कितना था आपके पास में D था
अब सेपरेशन स्लोली बढ़ाए कितना कर दिया आपने, 2D कर दिया। तो अब आप देखिए पहले भी चार्ज क्यू था, माइनस क्यू था, अब भी यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू ही है, बिकॉज ये जो कैपेसिटर है वो आइसोलेटेड है, बैटरी से कनेक्टेड तो नहीं है। तो अगर आप इसमें एनर्जी देख रहे हैं तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, सी की जगह कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। पर आप यहाँ पे यही एक्सप्रेशन देखेंगे तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, तो सी में यहाँ पे ये बन जाएगा 2D। तो एनर्जी बढ़ गई, तो यू फाइनल ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू यू इनिशियल। तो ये डाउट होता है कैसे ज़्यादा आ रहा है, चार्ज सेम का सेम है, कैसे ज़्यादा आया। तो हम उसमें ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आपको कुछ फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, बिना फोर्स लगाए ये अपने आप सेपरेट नहीं होगा। तो आपने जो फोर्सेस लगाए हैं उसकी वजह से कुछ वर्क होगा आपके पास में, और वो वर्क इसमें चला गया, एनर्जी में चला गया। अब दिक्कत ये आती है कि एनर्जी है कहाँ पे, चार्ज तो सेम का सेम है, क्या बढ़ा, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ा। तो यहाँ से हमें चमकता है अच्छा एनर्जी किस में स्टोर होती है आपके पास में, वॉल्यूम में स्टोर होती है। तो अगर आप इसके लिए ड्राइव करते हैं ये रिजल्ट की एनर्जी कुछ ऐसा है आपके पास, यू एनर्जी क्या है, क्यू स्क्वायर बाई 2C। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको कुछ हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2C, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, ऐसा हमने लिख दिया। अब मैंने बोला कि एनर्जी अगर वॉल्यूम में स्टोर है तो अगर मैं डी यू बाई डी वी निकाल तो वो कितना आता है, तो उसकी वैल्यू आती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, आप इसको ऐसे लिखिए, ये बन गया डी क्यू स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई वॉल्यूम कर दीजिए। इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस सेपरेशन, इसकी प्लेट का एरिया कुछ A है, ये D है, तो वॉल्यूम हो गया A मल्टीप्लाई D। इस D ने इस D को मार दिया। अब देखिए यहाँ पे बन गया क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई ए हो गया सिग्मा, तो क्या बन गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसके अंदर EFI है कितना, यहाँ पे अगर आप अंदर EFI देखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं ऐसे करूँ ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन गया ई स्क्वायर, तो रिजल्ट आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो डी यू बाई डी वी जो निकल के आता है दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड दिस टर्म इज नेम्ड एज एनर्जी डेंसिटी, दिस टर्म इज नेम्ड एज एनर्जी डेंसिटी। तो कभी भी एनर्जी होगी बच्चों आपके पास में वो वॉल्यूम में स्टोर होगी, वो वॉल्यूम में स्टोर होगी, एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई आपके पास में EFI आ गया, ई क्या है आपके पास में EFI। तो कभी जैसे मान लीजिए आपके छोटे से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पता होगा तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से एनर्जी डेंसिटी आ गया, उसमें छोटा सा वॉल्यूम का एलिमेंट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर इंटीग्रेट कर लीजिए, टोटल एनर्जी आपको वहाँ पे मिल जाती है। क्लियर है ये बात, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ करके दिखाई थी, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल शेल है आपके पास में, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल मान लेता हूँ मैं, कंडक्टिंग शेल है। तो इस पर अगर आप ऐसे क्यू चार्ज रखते हैं तो क्यू चार्ज से आप स्टोर करेंगे तो इसकी जो सेल्फ एनर्जी आती है वो आती है 0.5 kq स्क्वायर बाई आर, और ये सारी एनर्जी वॉल्यूम में ही स्टोर है। आपको EFI पता है ना इसका, जो आप मैं ये सेल्फ एनर्जी सेम ऐसे भी निकाल सकता हूँ, डी यू बाई डी वी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो E का एक्सप्रेशन आ गया KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डी यू लिखिए, वॉल्यूम एरिया बन जाएगा, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए R से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू 0.5 kq स्क्वायर बाई आर ही आएगी आपके पास। तो जो एनर्जी, जो सेल्फ एनर्जी थी वो भी वॉल्यूम में ही स्टोर है आपके पास में, क्योंकि एनर्जी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो है ही नहीं, कंडक्टिंग शेल सिर्फ बाहर होता है। सिमिलर कंसेप्ट में अगर हम बात करें, सॉलिड स्फीयर है आपके पास में, दिस इज सॉलिड स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इस पे चार्ज कुछ Q है, इसकी रेडियस कुछ R है, तो इसकी अगर आप सेल्फ एनर्जी की बात करेंगे तो ये आता है 0.6 kq स्क्वायर बाई आर। अब इसमें जो एनर्जी होती है वो अंदर भी स्टोर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी है और बाहर भी स्टोर होती है, और जो बाहर की जो एनर्जी है वो इसमें और इसमें सेम आती है, क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम है आपके पास में। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज 0.1 kq स्क्वायर बाई आर। मतलब अगर आप बात करें कि एनर्जी इन सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर कहाँ से कहाँ तक, अगर मैं बात करूँ 0 से लेके कैपिटल R तक, 0 से लेके कैपिटल R, तो वो कितने 0.1 kq स्क्वायर बाई आर। और अगर आप बात करेंगे R से लेके वो एनर्जी, यहाँ पे ये पोजीशन है,
इन्फिनिटी के बीच में, तो वो आती है 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। बिकॉज ये वाला एक्सप्रेशन तो यही तो आएगा, कनेक्टिंग शेल में बाहर जो ई एफ आई है वही यहाँ पे ई एफ आई है, तो यहाँ पे आर से इन्फिनिटी में जो एनर्जी स्टोर होगी वही यहाँ पे होगी। अब टोटल हो गई 0.6 तो अंदर कितनी होगी 0.1 के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे एनर्जी है। आपको कभी भी कोई रीज़न कॉन्फाइन करके पूछ सकता है कि भाई इसके अंदर एनर्जी स्टोर कितनी है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में डी यू बाई डी वी है, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर है ना बच्चों को, तो आप वहाँ पे वैल्यूज़ लेके जाइए, डी वी का एलिमेंट लेके जाइए, इंटीग्रेट करिए तो जवाब आपको मिल जाएगा। तो ये थोड़ा मिसलेनियस पॉइंट था एनर्जी डेंसिटी का, लोग इसे फंस जाते हैं, आप थोड़ा ढंग से इसको देख लीजिएगा बच्चों। अब भी हम सबसे जैसे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सबसे ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया वो पूछा गया कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर पे। मतलब इसमें क्या रहता है आपके पास में, एक चार्ज कैपेसिटर रहता है और एक अनचार्ज कैपेसिटर रहता है, और दोनों को आप ज्वाइन करते हैं, और जब आप दोनों को ज्वाइन करते हैं तो फिर वो पूछता है कि फाइनल चार्जेस कितने आएंगे, उससे के सवाल आपके पास रहते हैं। तो इसमें दो अप्रोच हम सीख सकते हैं। एक अप्रोच ये, जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर ये है आपके पास में और दूसरा कैपेसिटर आपके पास में ये है। सबसे पहले हम दो कैपेसिटर ज्वाइन करने के देखते हैं, मोस्टली में यही पूछा गया है। अब इसमें क्या होता है आपके पास, जैसे मान लीजिए कुछ इसके ऊपर आपके पास में चार्ज है कुछ 50 कूलम, लेट अज्यूम इस पर कुछ 50 कूलम चार्ज है, और इसी कैपेसिटर से कुछ 5 फैराड, और इसी कैपेसिटर कुछ 10 फैराड, और ये इनिशियली न्यूट्रल है। तो आपसे पूछा गया कि अगर हम स्विच को बंद कर देंगे तो फाइनल चार्ज हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना आएगा। तो मेथड 1 देखिए, मेथड 1 ये सब में लग जाएगा ना, चाहे 2 कैपेसिटर हो, 3 हो, 4 हो, तो थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी है। अगर आप बात करेंगे सेकंड मेथड की, वो फटाफट हो जाएगा, पर वो सिर्फ 2 कैपेसिटर के लिए सही बैठेगा। इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसे बोलना चाहिए कि जैसे ही हम स्विच को बंद करेंगे तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ चार्ज फ्लो कर जाएगा। यहाँ पे 50 कूलम था तो यहाँ पे कुछ 50 माइनस क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, क्यू आ जाएगा एक्स्ट्रा। यहाँ से कुछ क्यू चार्ज फ्लो किया था, यहाँ पे कुछ क्यू पहुँच गया। अच्छा, इसका ये हो गया आपके पास 5 फेराड, और ये आपके पास में होगा 10 फेराड। इस पॉइंट का नाम कुछ हो गया ए। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, वी ए माइनस। अब हम चलना शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये अननोन प्लेट, मतलब ये पता नहीं क्यों बड़ा है छोटा है, तो मान लेते हैं कि जो भी अननोन चीज़ आती है हम इसे पॉजिटिव मान लेते हैं हमेशा। हम मान लेते हैं कि इसकी नेट वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बस क्यू बाई सी लिखते वक्त आपको चार्ज चाहिए पॉजिटिव प्लेट का चाहिए, तो यहाँ पे बन गया 50 माइनस क्यू डिवाइड बाई 5। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने इस क्यू को पॉजिटिव माना है, तो यहाँ पे अब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस क्यू बाई 10 इज इक्वल टू वी ए। इस वी ए ने इस वी ए को मार दिया, तो आपके पास में जो जवाब आएगा कैसे निकालेंगे, क्यू बाई 10 इज इक्वल टू 50 माइनस क्यू डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे बन गया 2, तो क्यू इज इक्वल टू 100 माइनस 2 क्यू, तो क्यू की वैल्यू आ गई 100 डिवाइड बाई 3। ये आ गया चार्ज आपके पास इस कैपेसिटर पे। ये मेथड बनता है, थोड़ा सा गलती होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि किसको पॉजिटिव माना किसको नेगेटिव माना, थोड़ा दिक्कत हो सकता है इसमें। मेथड 2 सुनिए। मेथड 2 आप ये देखिए कि ये 2 कैपेसिटर हैं, ठीक है, इस पे चार्ज है 10 फेराड और इस पे है आपके पास 5 फेराड, और टोटल चार्ज दोनों मिला के कितना चार्ज आना है, 50 कूलम चार्ज आना है। तो आप ऐसे मानिए 50 कूलम चार्ज कुछ यहाँ से आ रहा है 50 कूलम। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इस पे क्या लिखेंगे, दैट इज 10, मतलब चार्ज कैसे डिवाइड होता है पैरेलल में, दैट इज 5 C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो 15 मल्टीप्लाई 50 कर दिया आपने, तो इस पे तो आ गया 50/3 फाइनल चार्ज। इससे बच्चों अगर आप चेक करेंगे, दैट इज 10 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 50, दैट इज 100/3, इस पे आ गया 100/3। तो यही जवाब तो आया यहाँ से भी। तो ये वाला तरीका आसान है, अगर 2 कैपेसिटर हो तो आप इसे फटाफट कर लीजिएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। अब इसमें और क्या पूछ सकता है, हीट लॉस पूछ सकता है, हीट लॉस। तो आप क्या करें, देखिए ये एक्सप्रेशन था, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। ये वर्क डन तो 0 है, बिकॉज बैटरी वैल्यू तो है ही नहीं कुछ। अब डेल्टा यू की वैल्यू, तो हीट लॉस क्या आएगा आपके पास, हीट लॉस आएगा माइनस ऑफ डेल्टा यू, माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो और आपको पता भी सिस्टम अपने आप मूव कर रहा है, कुछ बैटरी नहीं है, कुछ एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जो भी हम यहाँ पे टास्क हो रहा है वो अपने आप आपके पास में हो रहा है, तो सिस्टम अपने आप अपनी एनर्जी को कम कर रहा होगा, तभी तो वो ऐसे मूव कर रहा है। भाई ये अपने आप फ्री है इस चीज़ को, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो रही है। तो फाइनल एनर्जी कम है, इनिशियल चार्ज में डेल्टा यू अपने आप नेगेटिव आएगा, तो हीट लॉस पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे। सिर्फ आपको दिखा देता हूँ करके, अगर आप इनिशियल पोटेंशियल देख रहे हैं, सिर्फ इस पे चार्ज था आपके पास, कितना था, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c लिखा मैंने, तो क्यू की जगह आ गया 2500 डिवाइड बाई 2 और c यहाँ पे 10 बन गया।
सॉरी ये 10 बन गया 2C करा तो ये आ गया 250 जूल। और अगर आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल देखिए, फाइनल में क्या होगा, कुछ ऐसा सिस्टम बन गया। अभी तो पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया 10/3 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपने लिखा हाफ 10/3 मल्टीप्लाई ये सॉरी हाफ सी इक्वल कितना बन गया दोनों का 15 बन गया। पैरेलल में है ना दोनों, ये दोनों पैरेलल में है तो इनका सीक्वेंस 15 लिख दिया। पोटेंशियल डिफरेंस 50/3 कूलम चार्ज था तो 10/3 आ जाएगा आपके पास, दैट इज 100/9। तो यहाँ पे बन गया 250 डिवाइड बाई 3 जूल, ये फाइनल आ गया। तो अगर आप देख रहे हैं डेल्टा यू तो वो आ गया 250/3 माइनस 250, समझ आगे बात, दिस इज बिकम माइनस 500/3 जूल। तो ये आपके पास में डेल्टा यू आ गया। तो हीट लॉस कितना आ जाएगा, हीट लॉस आ जाएगा 500/3 जूल। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। तो कभी भी ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं आपके पास में, तो इनका आप ध्यान रखें। 2 वाले हो तो आप इस मेथड से रगड़ दीजिएगा, हो जाएगा। 3 वाले हो तब आप मिसाल प्रूव करवा के फिर हमें दिखना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको, इसके कई सवाल आए हुए हैं, तो 1-2 सवाल और देख लेते हैं। अब जैसे एक और कैपेसिटर बना लेते हैं हम, और इसको यहाँ पे हम पहले से चार्ज करके रख लेते हैं, दोनों को चार्ज करके रख लेते हैं। इससे बोल देते हैं कुछ -100 कूलम था, और इस पर कुछ आपके पास में मान लीजिए 50 कूलम था। ये आपके पास में 5 फेराड था, और ये आपके पास में कुछ 20 फेराड था, ठीक है। और ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, मतलब इसकी नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव से ज्वाइन है आपके पास में, समझ में आ गया। अब स्विच को बंद करेंगे तो बताइए फाइनल चार्ज हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना आएगा, और चाहे तो आप हीट लॉस भी निकाल सकते हैं। मैं कर रहा हूँ, आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। तो मैं ये बोलूँगा, देखिए इन दोनों पे टोटल चार्ज कितना रहा आपके पास है, -50 रहा इन दोनों पे। तो मैंने बोला 2 कैपेसिटर हैं, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। कितनी कैपेसिटेंस के आपके पास, ये 5 फेराड का और ये 20 फेराड का। और कितना चार्ज पीछे से आ रहा है, इन दोनों नेट कितना बना -100। तो मैंने बोला -50 आया, ये -100 है +50 -50 आया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊँगा तो यहाँ पे बन जाएगा 5 डिवाइड बाई 25 ब्रैकेट में -50, यहाँ पे तो बनेगा -10 कूलम। तो यहाँ पे कितना बनेगा -14 कूलम। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है क्या, इस पे आ रहा है 2 और यहाँ पे भी आपके पास में आ रहा है 2, तो ये बस सही है। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जवाब आ गया। अब हीट लॉस अगर आप निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। इनिशियल अगर आप एनर्जी देख रहे हैं तो इनिशियली इस पर 50 कूलम था, तो Q² डिवाइड बाई 2C प्लस इस पर कितना था 100 Q² डिवाइड बाई 2C। फाइनल अगर आप देख रहे हैं तो फिर तो दोनों को सीक्वेंट एक साथ लिखा जा सकता है। तो जैसे स्विच को बंद किया, दोनों पैरेलल में हो गया आपके पास, तो सीक्वेंट बन गया 25 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास 2 का, ये बन गया 4। तो यहाँ से आप वर्क डन बाय बैटरी 0 है, तो हीट लॉस जो आएगा दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू आपके पास आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर है। तो यह चीज़ इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कभी 3 का सवाल आ जाए, 3 कैपेसिटर को ज्वाइन किया हुआ, फिर आप इससे नहीं कर सकते, फिर जो बेसिक हमने सीखा था चार्ज फ्लो करवाने वाला वही आपकी हेल्प करेगा। इस पर कुछ चार्ज था ही नहीं, ये कुछ 5 फेराड था, इस पर कुछ -20 कूलम था, और ये कुछ इस पर +20 कूलम था, ये कुछ आपके पास में 10 फेराड है मान लीजिए, और इस पर कुछ +80 कूलम चार्ज है, और ये आपके पास में 5 फेराड का कैपेसिटर है -80 कूलम। अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, ये न्यूट्रल था ना, इस पर कुछ चार्ज वगैरह नहीं था आपके पास में कोई प्लेट पे। आपको बोला कि स्विच को बंद करने के बाद में हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज आएगा। अब इसमें आप ये तरीका नहीं लगा सकते, इसमें वही करना पड़ेगा, क्यों चार्ज फ्लो करवाया तो कितनी कितनी वैल्यू आ रही है, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ फाइनल। तो हम ऐसे करेंगे, तीनों कैपेसिटर आप बना लीजिए ना, यहाँ पे ये तीनों कैपेसिटर आपने बना दिए। अब देखिए इस पे पहले था 80 कूलम, अब क्यू चार्ज फ्लो करा दिया तो यहाँ पे कितना बचा 80 माइनस क्यू, और यहाँ पे क्यू चार्ज फ्लो किया तो यहाँ पे क्यू आ गया, यहाँ पे भी ऐसे क्यू फ्लो किया तो यहाँ पे भी क्यू आ गया। अच्छा यहाँ पे क्यू चार्ज फ्लो किया, पहले कितना था 20 -20, तो अब उसमें जुड़ जाएगा वो, और ये ऐसा रिजल्ट बन गया। अब आप चलना शुरू कर दीजिए। अब जो जो वैल्यूज लिखे वो सब पॉजिटिव प्लेट मान लीजिए, इसका नाम ए लिख लीजिए। तो अब चलना शुरू कीजिए, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है, हम ये मान के चले हैं।
अगर नेगेटिव होगा तो क्यू अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये था बच्चों 5 फेराड, दिस इज़ 5 फेराड एंड दिस इज़ 10 फेराड। अब हम चल के देखते हैं। तो मैंने लिखा वी ए माइनस 80 माइनस क्यू डिवाइड बाई 5, ऐसे चला ना मैं, प्लस क्यू बाई 5, नेगेटिव से पॉजिटिव गया, यहाँ पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, तो प्लस क्यू माइनस 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू वी ए। इस वी ए ने इस वी ए को माना, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो कभी आपके पास 3 कैपेसिटर हो तब तो यही अप्रोच रहेगी क्यू चार्ज फ्लो करवाने वाले। बाकियों में आप पैरेलल कॉम्बिनेशन से प्रोसीड करेंगे तो बात तो बन जाएगी। ठीक है, अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों कई बार आपके पास में प्लेट्स दिखा दी जाती है, आपको बोलते हैं ये कैसी प्लेट है, ये कैसी प्लेट है, तो बताइए कैपेसिटेंस वगैरह कितना है। तो वो सवाल आसान रहते हैं, बहुत ही आसान है। उसमें क्या होता है, ऐसे प्लेट्स दिखा देगा आपको, एक लेटर ऐसे बना दी, एक कुछ ऐसे बना दिया आपके पास। ठीक है, आपको बोला कि आप बताइए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस कितना है। इसका नाम कुछ ए रख दिया, इसका नाम कुछ बी रख दिया। हर एक प्लेट का जो एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट कुछ एस मान लीजिए, तो इसको ए मान लीजिए ना, इस पॉइंट का नाम एक्स एंड वाई मान लीजिए। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे आपके पास वाई है, और हर एक के बीच जो डिस्टेंस है आपके पास में डी, डिस्टेंस कितनी है आपके पास, डी है। अब हम कैसे करेंगे, अच्छा ये वाला पॉइंट एक्स है तो यहाँ पे घूमते घूमते ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये वाई है तो यहाँ पे ये भी कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर बन गए, एक तो इसके पीछे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, और एक यहाँ पे बन गया। 3 कैपेसिटर है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए हमने जो भी पॉइंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। हमें 2 ही पॉइंट मिले यहाँ पे एक्स एंड वाई, तो एक को यहाँ पे एक्स रख दिया, एक को यहाँ पे वाई रख दिया। अब देखिए ये पहला जो कैपेसिटर, ये दोनों प्लेट्स है वो किसके बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में है, तो आपने पहला कैपेसिटर एक्स एंड वाई के बीच में बना दिया। और इसी कैपेसिटेंस कितनी है, एरिया ए है, एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सिमिलरली अगर आप देख रहे हैं सेकंड वाले केस के अंदर, तो वो भी आपके पास में एक पे है, तो ये भी कितना, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, थर्ड वाले को अगर आप देखेंगे तो ये भी इन दोनों के बीच में है, तो ये भी क्या, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो अगर आप सी इक्विवेलेंट निकाल के देख रहे हैं तो आपको दिख गया यार ये तो तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है आपके पास, पर ऐसे देख के फील नहीं आ रही थी आपके पास। तो कभी भी आपको ऐसा लगे, ऐसे प्लेट्स वाले सवाल आपके पास में आ जाए, तो आप पॉइंट्स लिखिए, और पॉइंट्स लिखने के बाद आप सी इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। कितना है आपके पास में, तीनों पैरेलल में है, तो रिजल्ट आ जाए 3a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और अगर हम ये बोलते हैं a एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू c है, तो सी इक्विवेलेंट बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 3c। क्लियर है। तो ऐसा कोई भी सवाल हो सकता है। मान लीजिए हम इसे कुछ ऐसा बना लें कि यहाँ पे ऐसे बना दिया, एक यहाँ पे कुछ ऐसा बना दिया, और यहाँ पे एक ऐसे बना दिया। ठीक है, और ये वाला पॉइंट का नाम था x, और इस वाले पॉइंट का नाम है y। आपको पूछा गया सी एक्स वाई कितना आ रहा है आपके पास, x और y के बीच में सी इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ रहा है, ये आपसे पूछा गया। डिस्टेंस आपके सामने बनाया था मैं, ये डिस्टेंस कुछ d है ऐसे, ये डिस्टेंस कुछ d है, ये डिस्टेंस कुछ d है, और ये वाला डिस्टेंस भी कुछ d है। और प्लेट का एरिया जो आपके पास में है ए, एरिया ऑफ प्लेट कितना है, एरिया ऑफ प्लेट आपके पास में कुछ ए है। तो आपसे पूछा क्या, बताइए सी एक्स वाई कितना आएगा, निकाल के बता सकते हैं, बताइए करके। आसान है बच्चों, अगर आप पॉइंट्स नोट कर लेंगे, हाँ भी इस पॉइंट्स पे ये है, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे, फंसेंगे नहीं आप इसके अंदर। हमें हुआ तो आप बोलेंगे ये वाला पॉइंट x है, तो ये भी पॉइंट क्या होगा, x होगा, क्योंकि ये पूरी एक ही पोटेंशियल की प्लेट होगी ना, कंडक्टर है, ये भी x होगा। सिमिलरली ये y होगा तो यहाँ पे y होगा, यहाँ पे z होगा मान लीजिए, तो ये वाला पॉइंट भी z होगा आपके पास, और ये वाला पॉइंट भी z होगा। अब 3 पॉइंट मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट x, यहाँ पे ये वाला पॉइंट y, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट कुछ z। ठीक। अब देखिए ये जो कैपेसिटर है आपके पास में, ये y और z के बीच में, तो y और z के बीच में बना दीजिए कैपेसिटर। सेकंड कैपेसिटर जो आपके पास है इन बिटवीन x एंड y, तो यहाँ पे बना दीजिए। थर्ड वाला अगर आप देखिए x और z के बीच में, इसको यहाँ बना दीजिए। फोर्थ अगर आप देखिए z और x के बीच में, तो उसको यहाँ बना दीजिए। और सबकी कैपेसिटी c मान लो, मान लेते हैं हम a एप्सिलॉन नॉट बाई डी कितना है, c
अब देखिए ये सी ये सी ये सी ये सी, तो ये दोनों बन गए 2C और 2C और C, तो ये बन गया 2C/3, दिस कॉम्बिनेशन बिकम 2C/3। तो C क्यूड कितना आ गया आपके पास, C क्यूड विल बिकम 5C/3, कितना बन गया 5C/3, ये आपके पास जवाब हो गया। तो कभी बच्चों इस तरह का सवाल है, कई बार ऐसा हो सकता है कि ये डिफरेंट लिखना लेके 2D गिवन हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कैपिटल A एप्सिलॉन बाय 2D हो जाएगा। तो कभी ऐसे सवाल है तो बहुत आसान रहते हैं और बहुत आसानी से आप इन्हें प्रोसीड कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा आगे देखते हैं। बच्चों अपने एक लास्ट सवाल कर देते हैं इस लेक्चर का। इसमें जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे ऐसे एक प्लेट बना देते हैं, 2 प्लेट बना देते हैं कैपेसिटर की, बना दी। इस पर कुछ चार्ज मान लीजिए Q और इस पर कुछ चार्ज मान लीजिए 3Q, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ A है, ये जो बीच की डिस्टेंस है आपके पास में ये कुछ D है। समझ में आएगा। सबसे पहले आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताइए कैसा होगा मुझे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच फेस। बता पाएंगे कितना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ ये तो हम करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले से करते हैं कि कैसे करते हैं। आउटर फेस पे आता है सबमिशन ऑफ Q/2, उसके अकॉर्डिंग इनर वाले पे आता है। आप करके बताइए कितना कितना आ रहा है। हाँ भाई कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, तो हम बोल देंगे जो आउटर मोस्ट फेसिस पे आपके पास में आएगा, तो यहाँ पे 3Q है, यहाँ पे Q, टोटल हो गया 4Q, तो यहाँ पे कितना है आपके पास में 2Q आ जाएगा। डिवाइड बाय ऐसे करते हैं ना, आउटर मोस्ट सरफेस पे कितना आता है बच्चों, दैट इज सबमिशन ऑफ Q/2। यहाँ पे भी कितना है सबमिशन ऑफ Q/2, उसके अकॉर्डिंग बाकी सरफेसिस पे आएगा। तो सबमिशन ऑफ Q देखें तो 4Q बन गया, 4Q/2 तो कितना आ गया 2Q आ गया आपके पास। यहाँ पे भी 2Q आ गया और यहाँ पे भी कितना आ गया आपके पास 2Q आ गया, ठीक। अब इस टोटल कितना होना चाहिए, Q होना चाहिए। अब इस पे यहाँ पे कितना 2Q, तो बच्चे यहाँ पे कितना है -Q, -Q, यहाँ पे +Q होना ही चाहिए और वो अकॉर्डिंगली बैलेंस भी हो रहा है बिकॉज यहाँ पे 3Q है। तो ये आपके पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया हर एक फेस के ऊपर, ठीक है। फिर सेकंड पूछता हूँ मैं आपसे, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। भाई कैपेसिटर तो है, हाँ बिल्कुल है यार, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना होगा, तो कैसे करेंगे, कितनी एनर्जी है बता सकते हैं आप? तो हम बोले सर एनर्जी होता है आपके पास में, एनर्जी होता है Q²/2C, ये होता है। अब सर Q कौन सा लें, ये वाला लें, ये वाला लें, ये आउटर वाला लें कि ये लें, कौन सा लेना होता है? जो आपके पास में आमने सामने के फेसिस पे आपके पास में, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इन्हीं का पार्टिसिपेशन आपके पास में है। कुल मिला के मुद्दा ये है कि जो चार्जर पे इनर फेस पे आते हैं वो वाला Q दिया जाता है। अब मान लीजिए आपको चलना होता है इसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस देखना होता है, तब भी आपको यही चार्ज आपको देना पड़ता है। तो Q की वैल्यू क्या ली जाएगी यहाँ पे, Q = कैपिटल Q लिया जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा Q² / 2C जो कितना जाएगा A∈0/d। तो ये बच्चों आपके पास में आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पूछ लेते हैं, फाइंड एनर्जी स्टोर, अब पूछते हैं फाइंड एनर्जी डेंसिटी, फाइंड एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। ठीक है, आपके इसमें कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी कितना आएगा, तो कितना आता है एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन याद है, एक्सप्रेशन पहले आप लिखिए, फिर आप उसकी वैल्यू निकालिए और आपने सोल्व करके बताइए कि इस वाले केस के अंदर एनर्जी डेंसिटी कितना निकल के आ रही है आपके पास। है बड़ी बात। फिर du/dv जो आपके पास में आता है दैट इज ½ ε0 E², ये एक्सप्रेशन आता है आपके पास। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं du/dv, तो ये बन गया ½ ε0। अब E चाहिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आता है σ/ε0, σ/ε0। अच्छा सिग्मा कौन से, इस वाले फेस के बचा देना होता है। कैपेसिटर कभी भी कुछ चीज़ सिर्फ हमेशा इनर फेस की बात होती है, यहाँ पे इन दिस वाले फेस की बात होती है। दैट इज कितना है आपके पास में Q/A∈0, समझ में आ गई बात। यहाँ पर सिग्मा आ गया, मतलब सिग्मा Q/A, तो ये फिर σ/ε0 यहाँ पे, तो यहाँ पे जो EFI आपके पास में रहेगा दैट इज Q/A∈0। अभी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, E² दैट इज बिकम Q², A² ε0 का स्क्वायर, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से बन गया du/dv = ½ Q²
ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास में यहाँ पे बच्चों एनर्जी डेंसिटी आ गया। क्लियर? क्या एनर्जी डेंसिटी वाली टर्म क्लियर होगी यहाँ पे आपको। इसके अलावा मान लीजिए जैसे आपको ये तो आपको याद ही होगा, जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे +2q चार्ज है, यहाँ पे -2q चार्ज है, लेट अस ये जो काम करते हैं, यहाँ पे कुछ चार्ज का नाम क्यू रख देते हैं और यहाँ पे कुछ माइनस की रख देते हैं, आउटर मोस्ट पे कुछ नहीं है। तब अगर पूछो फोर्स कितना लग रहा होगा एक प्लेट की वजह से दूसरे पे, फोर्स ऑन वन प्लेट, फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर, ये बता सकते हैं आप मुझे? एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगा होगा? तो पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि यार इस वाले प्लेट की वजह से यहाँ पे EFI कितना आ रहा है। तो यार इसकी वजह से EFI कितना आएगा, देखिए हर एक की वजह से तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट, एक फेस के जो EFI आता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से आपके पास में आने वाला इट इज Q/2A एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से यहाँ पे EFI आ गया। मल्टीप्लाई इसका चार्ज कर देता हूँ, तो चार्ज कितना आ गया आपके पास में Q, चार्ज कितना इट इज Q² / 2A एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स ऑन प्लेट आपके पास में इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कोई पूछ सकता है, तो आपको ढंग से देख के जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे RC सर्किट की और डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो पहले आप इतना एक बार रिवाइज कर लीजिए, नोट्स एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, और जो भी आपको वीक पॉइंट्स दिखाई दे उन पर जरूर वर्कआउट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।